सीधा रुक कर लेते हैं। अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। लगातार पूछताछ करना, लंच में जाने से भी अलाउ नहीं करना, 12:30 पौने 1 बजे तक रात को रोके रखना, ये तमाम जो रिकॉर्ड बन रहे हैं पहली बार बन रहे हैं। और ईडी के अंदर भी और ईडी के बाहर भी जिस प्रकार पुलिस का रवैया था वो भी बेमिसाल था। आज तक ऐसा रवैया पुलिस का कभी सामने नहीं आया। पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं और उसको फेस करती विपक्षी पार्टी है। ये पहली बार है कि पुलिस टारगेट कर कर के कांग्रेस नेताओं को, विशेष रूप से महिला कांग्रेस की नेताओं को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को चुन चुन करके उनके साथ मिसबिहेव किया गया। कई जगह पिटाई भी हो गई और जिस प्रकार पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे ले जाया गया उनको थानों के अंदर, रात को 12-1 बजे छोड़ा गया, ये तमाम पहली बार पुलिस का आतंक देख रहे हैं हम लोग। और ये एक चिंता की स्थिति है। मैं समझता हूँ ये पुलिस का रिहर्सल है देश के लिए कि जब तानाशाही आएगी पूरी तरह तब किस प्रकार का व्यवहार होगा, किस प्रकार हमें करना है, उसका रिहर्सल करने का पुलिस को जो मौका दिया गया वो बहुत खतरनाक है। ये कोई दुश्मनी नहीं होती है राजनीति के अंदर। अपना अपना काम करते हैं, पक्ष विपक्ष ले आते हैं, कोर्ट अरेस्ट देते हैं। जो विपक्ष होता है वो खुद अपना आप को समर्पित करता है अरेस्ट के लिए, उसको कहते हैं कोर्ट अरेस्ट। इस केस के अंदर खुद आगे आके हम गिरफ्तारी दे रहे थे, तो उनको व्यवहार वैसे ही करना चाहिए था जो आज तक होता आया है, सरकारें किसी की नहीं हो। पहली बार है कि उनके साथ में दुश्मनों की तरह व्यवहार किया गया, जैसे कि देश के नागरिक नहीं हैं। वही माहौल देखने को मिला 5। और जो उनकी पिटाई भी हुई है कई जगह पर, दुर्व्यवहार भी हुआ है हमारे सामने, टीवी में देख रहे थे, इसमें सोशल मीडिया में देखा हमने। और तो और इतिहास में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जाके आप अंदर घुस जाए पुलिस और पिटाई करके बाहर लाए मीडिया वालों को भी और आम लोगों को भी। ऐसा भी संभवतः कभी नहीं हुआ। और मैंने कहा कि ये फेडरल स्टेट है देश, सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती है। अगर आपके दिल्ली के व्यवहार को देख करके राज्य सरकार में भी जो विपक्ष होता है वो बीजेपी होती है, आंदोलन करती, अभी भी आंदोलन किया राजस्थान के अंदर, तो क्या हम लोग भी आपकी तरह बीजेपी के जो हेडक्वार्टर स्टेट के अंदर है उसके अंदर हमारी पुलिस घुसे, दुर्व्यवहार करे, कार्यकर्ताओं को पीट के बाहर निकाल दे, ये शोभा देता है क्या? अच्छा है क्या? ये कौन सी परंपरा पैदा कर रहे हैं लोग? बहुत खतरनाक की परंपराएं स्थापित कर रही है बीजेपी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा, 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का है। 42 साल मुझे पार्लियामेंट में आए हुए हो गए। 5 बार मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार एआईसीसी का महामंत्री रहा हूँ और तीसरी बार मुख्यमंत्री हूँ। ये मैं इसलिए मेरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि वहाँ पर रिमाइंड करा दूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूँ। जो पूरा देश सुन रहा होगा, युवाओं को सुनना चाहिए विशेष रूप से। देश की दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, देश की दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। इस रूप में आज ये पूरा मुल्क चल रहा है जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है।
इसको हमें समझना पड़ेगा। और इसका मुकाबला कैसे करें? जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक राजनीतिक पार्टियां अकेली कुछ नहीं कर सकती। जनता को सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। और सत्य कांग्रेस के साथ में, क्योंकि कांग्रेस की प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रिंसिपल इस संविधान के साथ में मिले हुए हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कांग्रेस के जो प्रोग्राम, पॉलिसी या प्रिंसिपल है वो, और जो देश के स्थिति है हमारी, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातीय वर्गों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, इन सबको साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो आज तक 70 साल तक कांग्रेस चलती गई। इसलिए देश एक रहा, अखंड रहा। पाकिस्तान की तरह तानाशाही शासन नहीं आया। धर्म के नाम पे जो आज राजनीति चल रही है उसके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, ये हमें रिमाइंड करना पड़ेगा आम जनता को भी कि धर्म के नाम पे ही आज़ादी के वक्त में 2 टुकड़े हुए थे देश के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान बना था। तो पाकिस्तान तो एक धर्म के लोगों का मुल्क था, हमारा मुल्क सर्वधर्म समभाव की भावना वाला मुल्क था। तो क्या कारण है कि हम तो एकजुट रहे, एक अखंड रहे। चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी के ज़माने में, राहुल जी तो बहुत बच्चे थे उस वक्त में, उन्होंने देखा अपनी दादी को भी और पिताजी की शहादत को देखा। पर राजीव गांधी जिस प्रकार शहीद हो गए, सरदार बेन सिंह जी ने नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवादियों को, आखिर में वो भी शहीद हो गए। कितने लोग शहीद हुए थे आपको मालूम है? कितनी घटनाएं आती थी उस जमाने के अंदर। तो मैं पूछना चाहूँगा इन बीजेपी के, आरएसएस के नेताओं से, आप किस हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते रहोगे? उदाहरण हमारे सामने, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमसे अलग हुआ धर्म के नाम पर। तो क्या कारण है कि पाकिस्तान आज अलग 2 टुकड़े हो गए? इंदिरा गांधी जी के ज़माने में 90,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी ने सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। वो अलग बात है कि मोदी जी आज तक इंदिरा गांधी का नाम ही नहीं लेते हैं। पर मैं जो विशेष रूप से कहना चाहूँगा आपको, पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना? जब मुस्लिम लोग थे वहाँ पर, मुस्लिम राष्ट्र था, तो एक धर्म के नाम पर मुल्क बनना अलग बात है, पर मुल्क कायम रहना दूसरी बात है। जो हमने देखा है, मैं तो खुद बॉर्डर पे गया था शरणार्थी की सेवा करने के लिए 71 के अंदर बांग्लादेश के, तो मुझे मालूम है कि क्या हालात थे। तो मुझे बता दीजिए 2 मुल्क क्यों बने हैं एक धर्म के नाम के बावजूद में? 2 मुल्क कैसे बन गए जब एक धर्म के लोग थे? पाकिस्तान और आज जो बांग्लादेश है तत्कालीन पाकिस्तान था। इसका मतलब धर्म के नाम पे मुल्क बन सकते हैं, तो मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हमने अपने पड़ोस में देखा है। आज ये हिंदू धर्म की बात करके लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे अमित शाह जी बोल गए खाली हिंदी को लेके 2 शब्द, पूरा दक्षिण उठ खड़ा हुआ। अमित शाह जी को शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मेरे माने ये नहीं थे, अभी 1 महीने पहले की बात है। जो भाषा के नाम पे भड़क सकते हैं देश के लोग, धर्म के नाम पे जो ये खुद ही भड़का रहे लोगों को, तो आप सोचिए कि इनकी सोच क्या है? ये क्या धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर ये हिंदू राष्ट्र बना करके इस देश को एक व अखंड रखेंगे, रख पाएंगे? यही हिंदू लोग जो है बाद में बात करेंगे तो सरलू कास्ट के लोग हैं। आज तो सरलू कास्ट वालों को गुमराह किया जा रहा है, गले लगाया जा रहा है। आप भी हिंदू हो हमारी तरह, ट्राइबलों को कहा जा रहा है आप हिंदू हो, पर इनकी आत्मा को पूछो। मैं बचपन से इनको वाच कर रहा हूँ जनसंघ के रूप में। फिर जनता पार्टी मर्द हो गए थे लोग जब इंदिरा गांधी को जेल भेजा तब, और अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, सत्ता में आ गए। ये कभी भी इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को गले नहीं लगाया था। अम्बेडकर की बात छोड़ दीजिए, गांधी जी को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था।
तो आज जिस प्रकार से अपना रूप बदला इन्होंने, गांधी की फोटो लगाते हैं, सरदार पटेल की मूर्ति लगाई है मोदी जी ने। पूछो इनको, इस सरदार पटेल जी ने तो आपके आरएसएस को बैन किया था, आपने माफी मांगी थी आरएसएस ने। हम जिंदगी में कभी राजनीति में भाग नहीं लेंगे, सांकेतिक संगठन रहेंगे, उस रूप में इन्होंने माफी मांगी है उस वक्त में। आज उनकी मूर्ति लगा रहे खाली वोटों की राजनीति करने के लिए। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। अरे आप क्या कांग्रेस मुक्त भारत बनाओगे? इनकी 7 पीढ़ी आ जाएगी तो ही कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनेगा। ये कांग्रेस और देश की जो भावना वो एक सी है। ठीक है, सत्ता में आए नहीं आए अलग बात है, उसमें कई कारण होते हैं। जो आप देख रहे हो कि धर्म के नाम पे जो हालात बन गए देश के अंदर, तो ये भावना आ गई, कब तक रहेगी वो? महंगाई भयंकर, बेरोजगारी तो हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, पता नहीं किस दिशा में हम जाएंगे। आने वाले वक्त में क्या फ्यूचर है देश के नौजवानों का, वो आपने देख लिया अपनी अग्निपथ को लेके। आप बताइए, कोई शासन, गुड गवर्नेंस इसे कहते हैं। आप इस स्कीम को गुप्त रखो, अग्निपथ को, अचानक आप युवाओं के सामने उनको पेश कर दो। जिन्होंने एग्जाम दे दिए, फिजिकल टेस्ट दे दिया, इंतजार कर रहे थे नौकरी का, अचानक लगा नई स्कीम आ गई है। तो उसी कारण से आज आज्ञा नहीं हुई, तोड़फोड़ हुई। हम इसको समर्थन नहीं करते हैं। हम युवाओं से अपील करते हैं कि आप अपनी बात कहो, शांतिपूर्ण तरीके से कहो, अहिंसा के तरीके से कहो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये भड़का रहे उल्टा कि जिन्होंने भाग ले लिया आंदोलन में, उसको अग्निपथ के अंदर भर्ती नहीं करेंगे हम लोग, पुलिस सर्टिफिकेट मांगेंगे। तो ये युवाओं को भी भड़काने का काम कर रहे हैं। और जो स्कीम आई है उसमें जितने ही रिटायर्ड जनरल, कर्नल, मेजर जो भी है, वो खुल के विरोध कर रहे हैं। उनके 50, 25, 30 साल के अनुभव हैं, 35 साल के अनुभव हैं, वो विरोध क्यों कर रहे हैं? और मैं भी देख रहा था एक परमवीर चक्र, कल हमारे जयराम रमेश जी बता रहे थे, जो उनको पुरस्कार मिला मिस्टर कैप्टन बाना सिंह को। वो कह रहा, सेव द कंट्री, अग्निपथ स्कीम विल बैडली डैमेज अस, इंडिया इज गोइंग थ्रू ए क्रूशियल स्टेज, यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ अवर मदरलैंड। इस देश को बचाइए, अग्निपथ योजना हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगी। हमारा देश नाजुक स्थिति में पहुंच गया है, हमारे युवा देश का भविष्य है। ऐसे मैंने, ये एक नहीं है, अनेकों हैं। वो कर्नल बख्शी, जनरल बख्शी जी रोज 5 साल से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के बारे में, यूपीए गवर्नमेंट के बारे में क्या नहीं बोलते हैं, आप भी क्यों मालूम होगा। वही कर्नल बख्शी जी मैंने सुना है अग्निपथ को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं। और ऊपर से ये कल परसों और भड़काया, हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। ये बोलने के तरीके ही डेमोक्रेसी में गलत है। ये आपका अहम घमंड और तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है, फासिस्टी प्रवृत्ति का द्योतक है। ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। आप डेलीगेशन बुलाओ, फौजियों का, एक्स रिटायर्ड अधिकारियों को बुलाओ, आप कहो चलो हम पोस्टपोन करते हैं, पार्लियामेंट आ रही है उसमें डिस्कशन करवाएंगे, डिफेंस कमेटी को देंगे, कुछ तो कहो। तो युवाओं को लगता भाई हमारी बात सुनी गई है, आप उल्टा भड़काने का काम करते हो। तो ये जो सरकार की अप्रोच है वो भी तानाशाहीपूर्ण है, फासिस्टी तरीके से है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी देश में खत्म हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, हम लोग सब चिंतित है। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये जो राहुल जी के सामने जो कुछ किया गया है, आप बताइए मुझे, जिस प्रकार राहुल गांधी को 5 दिन तक 50 घंटे जो बुलाया गया, ऐसा कभी आज तक हुआ क्या? और तो और बिना मनी लॉन्ड्रिंग के, बिना मनी लॉन्ड्रिंग के भी उस केस को बना रहे हैं, जबरदस्ती बना रहे हैं। जब कोई भी संगठन, जो हमारा एक अखबार था आज़ादी के 1937 में शुरू हुआ, 42 से 45 तक अंग्रेजों ने बैन लगा दिया इस अखबार पर। बचपन से हम नेशनल हेराल्ड को पढ़ते हैं,
और धीरे धीरे कमजोर होता गया। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो उनके संवाददाता थे, 15-15 साल को तनख्वाह नहीं मिली, तब भी जुड़े हुए थे। करे जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। जैसे आप लोगों का भी देखा, अभी कोरोना के बाद में संकट आया, आपके कई मालिकों ने देश के अंदर किसी की छटनी कर दी, किसी की तनख्वाह कम कर दी। जिसको 80,000 तनख्वाह मिल रही है, 50 हो जाए तो क्या बीतती है, आप सोच सकते हो सकता है आप में नहीं कोई लोग विक्टिम हो उसका, पर बोल नहीं रहे हो कि जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ वाली बात है। क्योंकि वो भी तो आजकल पत्रकारों के मालिक, अखबारों के मालिक भी तो आजकल तो अगर ज़्यादा ही कोई बोलता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग मांग भी हो जाती है सरकार की तरह, तो सब चुप रहते हैं। तो वो अखबार जिसको हम वापस चालू करना चाहते थे, आप मर्म समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने खुद ने सोनिया जी से रिक्वेस्ट करी, मेरे जैसे कई लोग होंगे देश के अंदर जिन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी कि हमें नेशनल हेराल्ड अखबार को मजबूत करना चाहिए, पुनः मजबूत करना चाहिए, और हम अपनी बात ढंग से कह सकें। क्योंकि मीडिया वाले दबाव के अंदर हैं, वो लोग पूरी बात छापते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का उनको डर है, ये स्थिति है, सब जानते हैं। आप सब मतलब यहाँ बैठे हो कि नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश भर के पत्रकारों की, मीडिया वालों की आत्मा बोलती है, आप नहीं बोलते हो, ठीक है। तो मैंने कहा, हम लोगों ने कहा अखबार वापस मजबूत बने, और वो तो ऐसी स्थिति में 15-20 साल से तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, तो पूरी स्कीम बनाएगी वापस रिवाइव कैसे करें। 100 बार में किस्तों में पैसा दिया होगा नेशनल हेराल्ड को, ईडीएल कंपनी को, उसको मजबूत करने के लिए कोई न कोई तरीका निकालो। 90 करोड़ रुपए दिए गए, 90 करोड़ में करीब 67 करोड़ रुपए तो खाली वीआरएस देने में लगाया गया कि भाई नए सिरे शुरू करें। तो पुराने लोग तो कुछ काम कर नहीं पा रहे, वो खुद ही जाना चाहते हैं, तो कोई तरीका निकालते रिवाइव करने से। कंपनी रिवाइव करने की बात होती, वही कंपनी रिवाइव करने की बात थी, निकाला गया तरीका। 67 करोड़ लगभग खर्च हो गए उसके अंदर, और 30-35 करोड़ रुपये सरकारी जो होती है जमीनों के टैक्स वैक्स जो है, बिजली पानी जो भी है, वो सब कुछ चुकाए गए, सरकार को चुकाए गए। नई कंपनी बनाई गई जिससे कि पूरी तरह मॉनिटरिंग हो सके, ढंग से निकल सके अखबार, और लोगों को हम सहयोग के लिए अपील कर सकें। आप बताइए, एक ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने, चंदा देने वाले गुनाहगार है कांग्रेस को, पूरा चंदा आज बीजेपी को मिल रहा है। लूट रहे हैं बीजेपी वाले देश को, एक तरफ करप्शन करके। आप बिलीव नहीं कर सकते, आरएसएस बीजेपी के नेता लोग, इनको मजा आ गया राज का। राज पहली बार मिला है, वाजपेयी के वक्त में इतनी छूट नहीं थी, अब पूरी छूट है लूटने की। जम के पैसा खा रहे हैं, जम के ये राजनीति कर रहे हैं, अपने ऑफिसर बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 350 ऑफिस बन गए इनके। इन हालातों में देश चल रहा है। इन स्थितियों में जब ये स्थिति बनी तो हमने कोशिश करी किसी ढंग से इसको वापस रिवाइव करें, पर इतना टाइट कर दिया इंडस्ट्रियलिस्ट को, कोई चंदा देने के तैयार नहीं। कांग्रेस को भी, नेशनल हेराल्ड को भी, यंग इंडिया कंपनी को भी, और उन स्थिति में चल रहा है। फिर भी संघर्ष करते करते आगे बढ़ते गए, इन्होंने क्रिमिनल केस करवा दिया। वो अलग जमानत हुई सोनिया जी की, राहुल जी की, जिसने सब कुछ त्याग दिया। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी हो, उनको जिस रूप में आपने कोर्ट में पेश करवाया, आप सोच सकते हो कि इनकी सोच क्या है। फिर आपने ये जो 2015 में केस खत्म हो गया, ये आपका क्लोज कर दिया करीब करीब इसको, इसी ईडी ने। उस 15 के केस को वापस आप 7 साल 8 साल बाद वापस ला के रिवाइव कर रहे हो, और बुला के आप बयान दे रहे हो। कल वो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई इसके अंदर। आप 5 दिन तक 50 घंटे बैठाओगे एक नागरिक को। राहुल गांधी कितने बड़े नेता हमारे पार्टी के, एक नागरिक तो है देश के। क्या इस प्रकार का आप बिहेव जो कर रहे हो पूरे देश के अंदर, कुछ लोग आगे कह सकते हैं दिल्ली में, ये तो राहुल गांधी हमारे पॉपुलर लीडर हैं,
हजारों लोग यहाँ पर आ गए। आज देश के अंदर जहाँ जहाँ ईडी छापा डाल रही है वहाँ क्या स्थिति बनती होगी। इन स्थिति में हम चल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मैंने लंबा बोल गया हूँगा, पर मेरे दिल की भावना बहुत सारी है। रोज़ आप देखते हो मैं बोलता रहता हूँ मीडिया के अंदर, कहने की आवश्यकता नहीं है। पर आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले भी हमारे पॉलिटिकल लोगों की तरह ही होते हो। देश के लिए कुछ करना चाहते हो इसलिए आप इसमें आए हो, वरना आप भी कोई व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, नौकरी वगैरह कुछ कर सकते थे। आपने चुना है वो जहाँ संघर्ष भी है, कमिटमेंट भी है और कुछ सेवा करने का जज्बा भी है। तो मैं इस रूप में देखता हूँ बचपन से आप लोगों को। मुझे खुशी है कि आपने दमखम के साथ में 5 दिन तक कभी इस पूरे माहौल के अंदर आपने बड़ी भूमिका निभाई। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मेरे सामने घड़ी रख दी गई है, ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, इनका हुक्म मानना पड़ता है। घड़ी रखी नहीं, आधा मिनट मैंने बात हमने खत्म की नहीं, बस। शुक्रिया अशोक गहलोत जी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि 15 मई 2022 को उदयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की थी। आरएसएस और बीजेपी के विभाजनकारी विचारधारा और नीतियों के खिलाफ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर जो समाज को बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया कि 2 अक्टूबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। बीजेपी का जवाब क्या है, मोदी सरकार का जवाब क्या है भारत जोड़ो यात्रा का? जब कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगे हुए हैं राहुल तोड़ो। ये षड्यंत्र है। सोनिया गांधी तोड़ो, राहुल तोड़ो, कांग्रेस तोड़ो। और कांग्रेस कह रही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा में 2 अक्टूबर से कांग्रेस संगठन निकलेगा, कांग्रेस नेतृत्व निकलेगा, इसकी तैयारी हो रही है। और इसको काउंटर करने के लिए सोनिया गांधी तोड़ो, राहुल गांधी तोड़ो, कांग्रेस तोड़ो, अशोक गहलोत तोड़ो। तो इसके खिलाफ आज 24 नंबर अकबर रोड में हमारे विधायक मौजूद हैं, हमारे सांसद मौजूद हैं और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम हमारी आवाज उठा रहे हैं। सारी संस्थाएं लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, ईडी लगा हुआ है, सीबीआई तो है ही, इनकम टैक्स है। सरकार की हर एक संस्था जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको मोदी सरकार की ये जो राजनीति है, बदले की राजनीति, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये कोई शासन की राजनीति नहीं है, गुड गवर्नेंस की राजनीति नहीं है। ये मैक्सिमम वेंडेटा, मिनिमम गवर्नमेंट। तो इसके खिलाफ हम आज आवाज उठा रहे हैं। सारा दिन हमारे विधायक और सांसद यहां मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, आप लोग खुद महसूस कर चुके हैं किस तकलीफ से आपको यहां आना पड़ा। मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपको कुछ कठिनाई हुई, ये हमारे कारण नहीं है। हमारे कई सांसद, कई विधायक भी रोके गए हैं, हमारे ही ऑफिस में प्रवेश करने से रोका गया है। हम स्पीकर से मिले हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष से मिले हैं, हम महामहिम राष्ट्रपति तक गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया के द्वारा हमारी आवाज जनता तक पहुंचेगी। कांग्रेस भारत जोड़ो में लगी रहेगी। ये सोनिया गांधी तोड़ो, राहुल गांधी तोड़ो की राजनीति हम सफल नहीं होने देंगे। शुक्रिया।
सारे सवाल अशोक गहलोत जी जवाब देंगे। सब बातें कह दी भैया, कोई बातें बची नहीं है। एक 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 देखिए, अभी वो जो हॉस्पिटल से आई हैं अभी काफ़ी दिन के बाद में, और जिस प्रकार की उनकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अभी जाना चाहिए वहाँ पर। उनको कन्वे करना चाहिए कि भाई मैं और मुझे जैसी जानकारी मिली कि उन्होंने यही कहे कि भाई मैं पूरे कॉपरेट करूँगी ईडी को, परंतु मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। ये महाराष्ट्र के बारे में अलग से बात करेंगे। अलग 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 आज सिर्फ जो बैठक हो रही है बाहर, उसके बारे में हम सवाल लेंगे। एक एक प्रोग्राम बताइए। देखिए, आज एक तो जो विधायकगण आए हैं, दो काम हो गए। आए हैं सॉलिडिटी दिखाने के लिए राहुल जी के प्रति, और साथ में हमारा काम हल्का हो गया राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार बने विपक्ष के, उनके प्रस्ताव के रूप में काम करने का भी। तो बड़े रूप में हमारे विधायक देश भर से आ रहे, वो भी लगे हुए हैं साइन करने के अंदर। क्या यहाँ आएंगे? नहीं, अभी नहीं आ रहे हैं। सर, राहुल जी से पूछताछ जो चल रही थी, ईडी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ का जो पहला चरण था वो पूरा हो गया है। आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में बुलाया जा सकता है। आप लोगों को क्या कम्युनिकेट किया? आप ईडी के सूत्र की बात ही क्यों करते हो? ईडी की खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो रही है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ईडी के डायरेक्टर से, टाइम मांग रहा हूँ मैं, सीबीआई के डायरेक्टर से टाइम मांग रहा हूँ मैं, और सीबीडी चेयरमैन से टाइम मांग रहा हूँ मैं कि मुझे कृपा, मैं नागरिक भी हूँ और मुख्यमंत्री भी हूँ, मुझे टाइम दीजिए। मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि देशवासियों की भावना आपके प्रति क्या बन गई है, आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी लो होती जा रही है। बक्सो इन एजेंसियों की प्रीमियर एजेंसी देश की है। टाइम फटाफट आ गया मेरे पास में, कब आना बताइए? आधे घंटे वापस मना आ गया। तो आप सोच सकते हो कि इनकी क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है। इनको कहो, अपने परिवार वालों को पूछे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं क्या। मैं समझता हूँ कि इनके खुद के फैमिली वाले भी कहेंगे आप गलत काम कर रहे हो। ये इनकी स्थिति है। दबाव है ऊपर से, तो इनको मजबूरी में नौकरी बचानी है तो करना पड़ रहा है, पोस्टिंग के लिए करना पड़ता है। मेरा मानना है कि इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। ये नीचे वाले लोग बताते हैं पब्लिक को, साहब मजबूरी में आगे हम क्या करें। तो स्थिति बड़ी नाजुक है। शुक्रिया, थैंक यू। बता दें कि अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में बताया है और उसके साथ ही केंद्र सरकार को घेरते हुए अशोक गहलोत नजर आए। तो यहां आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक के बाद एक केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और एक बार फिर से उन्होंने अग्निपथ योजना का जिक्र यहां पर किया और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि जिस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है वो बिल्कुल गलत है और इस समय में स्थितियां धर्म को लेकर बिगड़ चुकी हैं। वहीं उन्होंने उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया और साथ ही केंद्र सरकार को निशाने पर लिया।